Hello guys, welcome to Pratibimb Academy. Today we will discuss about tribes of Madhya Pradesh. That means मध्य प्रदेश की जनजातियां. तो आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार का है और उनके विशेष त्योहार किस तरह के होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल में आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले. तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर बताएं. अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन. तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में. तो मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश की जनजातियां तो है ही, आखिर जनजातियां बोलते किसको हैं, आदिवासी होता क्या है. तो अगर हम ऐसे देखें तो आदिवासी एक ऐसा मानव समूह होता है जो विकास के सोपान से सबसे निचले स्तर पर होता है. दैट मीन्स जो लोग डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के लेवल में जो सबसे निचला लेवल जिन लोगों का होता है, जिन ग्रुप के लोगों का होता है, उस ग्रुप समूह को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप के लोगों को हम बोलते हैं कि ये जनजाति है. लेकिन अगर हम उसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है, जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो प्राय निश्चित भूभाग पर निवास करता है एवं जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन होता है. मतलब एक ऐसा समूह है क्योंकि उनका एक अपना एरिया होता है जहाँ वो निवास करते हैं और उनकी अपनी भाषा, अपनी सभ्यता और अपने सामाजिक संगठन होते हैं. अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 47 जनजातियां हैं, 47 ट्राइब्स हैं. अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहाँ है तो जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जो है वो अलीराजपुर जिले में पाई जाती है तथा जो सबसे कम है वो भिंड जिले में पाई जाती है. अब देखिए अलीराजपुर में जो है सबसे ज्यादा, ये आपको दिख रहा है अलीराजपुर, तो यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं. और अगर हम बात करें भिंड की, ये है भिंड वाला एरिया, तो यहाँ पे सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं. ठीक है, ये फैक्ट आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा जनजातियां अलीराजपुर में और सबसे कम जनजातियां भिंड जिले में पाई जाती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी मेन जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है. टोटल तो 47 है, हम कुछ मुख्य जनजातियों की बात करेंगे, मुख्य ट्राइब्स की बात करेंगे. तो उनमें सबसे पहले आती है गोंड जनजाति, गोंड ट्राइब्स. तो गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है. ठीक है, यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी, अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है. अगर गोंड की बात करें तो गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है. मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वैसी कौन है, भील है, सेकंड नंबर पे गोंड है. तो ये जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फैली हुई है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर जिले में फैली हुई है. जो गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फैली हुई है, लेकिन जो हमारा नर्मदा और विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र है इसके पहाड़ी क्षेत्रों में इसका घनत्व ज्यादा है. ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी के आसपास, तो वो है बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, शहडोल. इन जिलों में गोंड जनजाति की अधिकता देखी गई है. ये देखिए आप मैप में देख सकते हो बैतूल, ये हमारा कहाँ है, ये है बैतूल, ये हमारा होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट. ठीक है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर, यहाँ पे है हमारी गोंड जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड जनजाति की उत्पत्ति के बारे में, मतलब उनका ओरिजिन कैसे हुआ है. तो कुछ जो बहुत प्रसिद्ध लोग थे, इस लोग जो एक नेतृत्व शास्त्री हैं, इनके अनुसार अगर बात करें तो जो गोंड शब्द है उसकी उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है. अब कोड क्या होता है, तो कोड का अर्थ होता है पर्वत. ठीक है, अर्थात जो जनजाति पर्वतों पर निवास करती थी उसे ही गोंड कहा गया. कुछ लोक कथाओं में अगर हम फोक टेल्स की बात करें
तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि गोंडों की उत्पत्ति किससे हुई है? बूढ़ादेव। बूढ़ादेव किससे बोलते हैं? महादेव। तो या तो अगर हम नेतृत्व शास्त्री हिस्लोप की बात माने तो तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है, और कोड इसलिए क्योंकि जो जनजाति पर्वतों में निवास करती थी उसे गोंड कहा गया। और अगर फोक टेल्स की बात करें तो गोंडों की उत्पत्ति किससे हुई है? बूढ़ादेव या महादेव से। तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा तो वो कुछ ही पूछ सकता है। उत्पत्ति किससे हुई है? तो तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है। अगर बात करें किस देवता से हुई है तो महादेव या बूढ़ादेव से हुई है। ये भी पूछ सकता है कि बूढ़ादेव किस जनजाति से रिलेटेड है, तो याद रखना है आपको गोंड जनजाति से। ठीक है, अब बात करते हैं कि गोंड जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट कैसी होती है। तो जो इस जनजाति में स्त्रियां होती हैं उनका जो कद होता है, उनकी जो हाइट होती है वो पुरुषों की अपेक्षाकृत छोटी होती है। ठीक है, मतलब जो मेन होते हैं, मैन की हाइट ज्यादा होती है, वुमेन की हाइट कम होती है। इनकी जो त्वचा होती है उनका रंग काला होता है, इनके जो बाल होते हैं वो भी काले होते हैं, और इनकी नाक जो होती है वो भारी व बड़ी होती है। अगर बात करें इनके सिर की तो इनका सर गोलाकार होता है, लिप्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, शरीर एक सुडौल होता है, तथा इनका मुंह जो है वो चौड़ा होता है। इनके चेहरे पर बाल कम होते हैं, और पुरुष जो होते हैं वो दाढ़ी मूंछ नहीं रखते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों का शरीर सुगठित होता है, मतलब वेल मैनेज्ड होता है। यह अत्यधिक परिश्रमी होते हैं, मतलब गोंड जनजाति के लोग क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। गोंड जनजाति के संबंध में अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें तो गोंड जनजाति, जो मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति है, व्यवसाय के आधार पर उसको कई उपजातियों में विभाजित किया गया है। उपजातियां मतलब सब कास्ट में। ठीक है, तो एक गोंड जनजाति हो गई मेन। ठीक है, इसकी सब कास्ट है, और सब कास्ट को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? तो उसको डिवाइड किया गया है उनके व्यवसाय के आधार पर। जैसे लोहे के काम करने वाली जो गोंड जनजाति थी उसको अगरिया बोल दिया गया। जो मंदिर में पूजा पाठ करने वाली गोंड जनजाति थी उसको प्रधान बोल दिया गया, तथा जो पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वाली गोंड जनजाति थी उसको ओझा कहा गया। तो अगर पूछ ले कि अगरिया, प्रधान और ओझा ये किसकी उपजातियां हैं, तो ये है गोंड जनजाति की उपजातियां या सब कास्ट ऑफ गोंड कास्ट। ठीक है, और अगरिया किसे बोलते हैं? तो जो लोहे का काम करने वाला वर्ग है। अगर प्रधान बोले तो मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, और अगर ओझा बोले तो पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वाला। मध्य प्रदेश की जो गोंड जनजाति है उसमें भाई का लड़का और बहन की लड़की, या भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन है, जिसे यह लोग दूध लौटावा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर जैसे भाई की अगर लड़की है और बहन का लड़का है तो उन दोनों के बीच विवाह हो सकता है। इस प्रथा को क्या बोलते हैं? इस प्रथा को बोलते हैं दूध लौटावा। ये वही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोंड जनजाति में जैसे विवाह हो गया, तो अगर विवाह हो गया तो उसमें अगर वर जो होता है, वर द्वारा वधु का मूल्य नहीं चुका है, मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ होता है कि दहेज कौन देता है? जिसके फैमिली से देना होता है, लेकिन गोंड जनजाति में जो विवाह प्रथा थी उसमें वर को पैसे देने होते थे, दहेज देना होता था। और अगर ऐसा होता था कि वो जो वर है वो अपना दहेज मतलब वर जो है मूल्य नहीं चुका पाता था वधु का, तो वो क्या करता था, एक रिवाज था जिसके अकॉर्डिंग उसको अपने होने वाले ससुर के यहाँ सेवा करना पड़ता था। और जब वो सेवा करता है और उसके ससुर उससे खुश हो जाते हैं तो वो उसे अपनी कन्या दे देते हैं। इस तरह विवाह को क्या कहते थे? इस विवाह को कहते थे सेवा विवाह। और जो व्यक्ति मतलब जो वर होता है जो सेवा करता है उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे लामा नाई। ठीक है, अगर हम बात करें सब कास्ट कौन कौन सी है तो हमने अभी डिस्कस किया था। प्रधान, अगरिया, प्रधान या प्रधान वही है, अगरिया जो लोहे का काम करते हैं, ओझा, नगरची, सोल्हास गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भील जनजाति की। तो भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है? भील जनजाति। और भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड जनजाति। ठीक है, और जो भील है वो भारत के कौन से नंबर की? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति फर्स्ट नंबर पे।
यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ जिलों में निवास करती है। पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सर मैंने याद नहीं किया, एक सेकेंड पीछे ऐड था ना। ये देखिए पश्चिमी निमाड़ देखना है तो ये देखिए धार का ये है धार, ये है झाबुआ और ये है खरगोन, मतलब पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं खरगोन को। तो धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन। खरगोन, धार, झाबुआ, यहाँ पे कौन सी जनजाति हमको सबसे ज्यादा मिलती है? तो यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है हमें भील जनजाति। कौन सी जनजाति मिलती है? भील जनजाति। यह प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति परिक्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात में भी पाई जाती है। भील जनजाति देखो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मतलब मध्य प्रदेश में सब जगह पाई जाती है। और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है तो मैंने दिखा दिया, धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ में, ठीक है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कौन से जिलों में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात में। बात करते हैं आखिर इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनका उत्पत्ति कैसी हुई। तो भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से मानी जाती है, जबकि गोंड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वो तेलुगु शब्द गोंड से हुई थी, जिसका अर्थ होता था पर्वत। यहाँ पे भील शब्द की बात हो रही है। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से मानी जाती है। वहीं यह भी कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष, ठीक है। तो एक तरफ बोला जाता है कि संस्कृत भाषा के शब्द भिल्ल से हुई है, ठीक है, भिल्ल से हुई है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो द्रविड़ भाषा के शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ, बील का अर्थ क्या होता है? धनुष। क्योंकि ये जनजाति धनुर्विद्या में निपुण थी, इसलिए से भील कहा गया। तो हम लोग कौन सा मान रहे हैं? द्रविड़ भाषा वाला। बाकी ऐसे अगर आपसे पूछे संस्कृत भाषा का कौन सा शब्द है तो वो है भिल। अगर द्रविड़ भाषा का पूछे तो वो है बील। और बील का अर्थ क्या होता है? धनुष। और ये जो जनजाति थी भील जनजाति, ये धनुर्विद्या में निपुण थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? भील कहा गया। बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट की। तो जो भील होते हैं वो प्रोतो ऑस्ट्रलाइड प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। भील जनजाति के लोगों का जो कद होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इनकी सामान्यतः इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 4 से 5 फीट के बीच ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। शरीर का रंग जो होता है वो काला, गहरे काले घुंघराले केस होते हैं, मतलब इनके जो बाल होते हैं वो मैक्सिमम कर्ली हेयर्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो नाक होती है वो चपटी सी होती है। इनका जो चेहरा होता है वो चौड़ा होता है, बड़े बड़ी नाक होती है। एंड जो इनका बॉडी होती है वो सुडौल होती है। आदि इस जनजाति की शारीरिक विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें इनके निवास की, तो भीलों का स्थान कोई परमानेंट स्थान नहीं होता। जो ये निवास करते हैं जहाँ पे, वो कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता है। ये प्राय क्या करते हैं? भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। यह लोग पहाड़ी स्थान पर बांस, मिट्टी, खपरेल तथा पत्थरों से झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मतलब जैसे पहले के लोग रहते थे, जो हम पुराने जमाने का पढ़ते हैं, जब स्टोन एज थी, तब लोग क्या करते थे? वो घर नहीं बनाते थे, वो अपनी चीजों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर उधर घूमते थे, अपना खाना पानी इकट्ठा करते थे, और फिर जहाँ पे उनको शेल्टर मिलता था, पर्वतों में, कहीं पेड़ के नीचे, वहां जाके रहने लगते थे। उसी तरह ये जो भील निवासी है वो भी अपना, इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। ये प्राय भ्रमण करते रहते हैं। ये लोग पहाड़ी स्थान पर बांस, मिट्टी, खपरेल तथा पत्थरों से झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अगर हम बात करें इनके घर के आकार की, तो इनके घर के जो आकार होते हैं बड़े और खुले खुले से होते हैं। ये अपने निवास स्थान को पाल्या कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि अगर आपसे पूछ ले कि पाल्या किसके निवास स्थान को कहते हैं, तो वो कहते हैं भीलों के निवास स्थान को। तो भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? पाल्या। ये भी पूछ सकता है पाल्या क्या है, तो ये निवास स्थान है किसका? भीलों का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके वेशभूषा, मतलब ये जो ड्रेस पहनते हैं वो किस तरह की होती थी। तो जो भील है, भीलों में काफी कम कपड़े पहने जाते थे। प्रायः पुरुष जो होते थे वो लंगोटी तथा सिर पर साफा बांधते थे, जबकि जो स्त्रियां थी वो अंगरखा नामक वस्त्र पहनती थी।
स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही आभूषण प्रिय होते थे, मतलब कि कपड़े कम पहनते थे लेकिन इनके जो आभूषण होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे। स्त्रियों में लाल रंग का लहंगा तथा ओढ़नी का प्रचलन अधिक था। यह शरीर पर गोदना गुदवाती थी। ठीक है, गोदना आप लोग जानते हो, जो लेडीज होती है वो ग्रीन कलर का मेहंदी टाइप से अपने हाथ पे लिखवाती है, उसे गोदना कहा जाता है। ये पैरों में गिलेट, लोहे या चांदी मिश्र धातु के आभूषण धारी होती थी। मतलब ये जो पायल होती है, तो पायल ये किसकी पहनती थी, या तो गिलेट की या लोहे की या चांदी के मिश्र धातु की पहनती थी। पुरुष जो है वो कानों में चांदी की बालियां पहनते थे, लटकन पहनते थे, हाथ में कड़े वगैरह, सिर पर चाकदार पगड़ी पहनते थे तथा हाथ और पाँव में लोहे या गिल्ट के कड़े पहनते थे। भीलों के जो बाल होते हैं वो काफी लंबे होते हैं तथा ये इन्हें विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए गोदना गोदवाना किस किस जनजाति से रिलेटेड है, तो वो है भील जनजाति से रिलेटेड। और इन्हें इनके यहाँ क्या सबसे ज्यादा आभूषण की, मतलब आभूषण सबसे ज्यादा पहने जाते थे। अगर बात करें हम भोजन की, तो भील जनजाति का प्रिय खाद्य पदार्थ रबड़ी है। रबड़ी जानते हो आप लोग, दूध से बनती है। ठीक है, तो भील जनजाति का जो प्रिय खाद्य पदार्थ है वो रबड़ी होता है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, लावा, कुरा, उड़द की दाल, उबली दाल भी इनमें प्रचलित है। इसके अलावा ये मांसाहारी होते हैं तथा इन्हें मदिरा पान से विशेष लगाव होता है। ठीक है, तो मांसाहारी भी होते हैं, रबड़ी तो खाते ही खाते हैं, उसके अलावा इतनी सारी चीजें खाते हैं, फिर भी उनका और मन करता है तो ये क्या करते हैं, मांसाहारी चीजें भी खाते हैं। और जब सब खा लेते हैं तो इनके बाद जब इन्हें चैन नहीं होता, ये अब क्या करते हैं, ये मदिरा पान करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ताड़ी नामक मद्य पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताड़ी क्या है, तो ताड़ी क्या है, एक मद्य पेय पदार्थ है। ये किन लोगों के द्वारा पिया जाता है, तो ये पिया जाता है भील लोगों के द्वारा। अब एक क्वेश्चन बताइए आप कि भीलों के निवास स्थान को क्या कहते हैं। जल्दी से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए भीलों के निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो भीलों के निवास स्थान को कहते हैं पालना। ठीक है, इसके अलावा अच्छा बताइए, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है फर्स्ट नंबर की। ये भी बताइए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं लास्ट में आपसे फिर से पूछूंगी। ठीक है, तो मद्य पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके अलावा मकई, जौ, महुआ आदि की कच्ची शराब बनाकर ये स्वयं भी पीते हैं। ठीक है, तो पहला तो ग्रीष्म ऋतु में ये ताड़ी नामक मद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। ताड़ी आपको पता चल गया मद्य पेय पदार्थ है, ठीक है, मतलब शराब टाइप का है। और इसके अलावा जो है ये कच्ची शराब भी बनाते हैं। और कच्ची शराब किससे बनाते हैं, महुआ से, जौ से, मकई से। इसके अलावा ये जो मतलब ये जो शराब बनाती है स्वयं भी पीते हैं तथा इसी प्रसाद, मतलब इसी शराब को क्या करते हैं, देवी देवताओं को भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो इनके लिए जो मद्य पेय पदार्थ है, ये जो कच्ची शराब है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए तो ये खुद भी पीते हैं और देवी देवताओं को भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बैगा जनजाति की, तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र मतलब बालाघाट साइड का एरिया, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी जिलों में पाई जाती है। बैगा शब्द अनेकार्थी है। ठीक है, मतलब बैगा शब्द के अनेक अर्थ हैं। बैगा जनजाति विशेष का सूचक होने के साथ ही अधिकांश मध्य प्रदेश में गुनिया का भी पर्याय है। बैगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है। मतलब अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बैगा लोग पाए जाते हैं। लेकिन यद्यपि बैगा को द्राविड़ प्रजाति की आदिम जाति भी कहा जाता है। ठीक है, तो द्रविड़ियन की आपने सुना होगा, साउथ इंडियन में किंगडम था द्रविड़ों का। तो ये कहा जाता है कि जो बैगा है वो द्राविड़ प्रजाति की भी आदिम जाति है। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यही द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति से इसका उत्पत्ति माना जाता है। अगर हम बात करें बैगा जनजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताओं की, तो बैगाओं का रंग काला व त्वचा शुष्क और रूखी होती है। देखिए, हमने जितनी भी जनजाति पढ़ी, अधिकतर हमने यही पढ़ा है कि इनका रंग जो होता है वो काला होता है, बस स्किन में
बाल कर्ली होते हैं और किसी में बाल सीधे और लंबे होते हैं। तो जो बैगा है उनका रंग काला व त्वचा शुष्क और रूखी होती है। इनके बाल लंबे होते हैं जिन्हें यह चोटी की तरह बांधते हैं। इनका जो कद होता है अन्य जातियों की अपेक्षा कुछ लंबा तथा नाक चपटी होती है। इनके घर की दीवारें मिट्टी की बनाई जाती है तथा छत पर घास फूस बिछाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये रहन सहन इनका कैसा होता है। तो जो बैगा है वो भी बहुत कम वस्त्र धारण करते, जैसे दूर थे वो भी बहुत कम वस्त्र धारण करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, आभूषण का उनमें बहुत ज्यादा महत्व था, बहुत ज्यादा आभूषण धारण करते थे। वैसे ही बैगा है, उन्हें भी आभूषण बहुत पसंद है। पुरुष कमर के भाग में हथोप्स मतलब कमीज तथा निचले भाग में पटका मीन्स लंगोटी पहनते हैं। विशेष अवसरों पर इन्हें जैकेट तथा फेटा पहने भी दिखा जाता है। अगर बात करें आभूषणों की, तो पुरुष हाथ में कड़े पहनते हैं। स्त्रियों में आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। वस्त्र विन्यास में महिला शरीर पर केवल एक साड़ी धारण करती है। महिला धोती भी पहनती है तथा उसी में अपने बच्चों को बांध लेती है। ठीक है, तो ऐसा कोई ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस पता रहना चाहिए रहन सहन कैसा था। ठीक है, अगर हम बात करें कोरकू जनजाति की, तो मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति जो है वो सतपुड़ा के वनीय अंचलों, सतपुड़ा के जंगल मतलब जो मध्य प्रदेश के साउथ में, ठीक है, तो सतपुड़ा के वनीय अंचलों मुख्यतः बैतूल छिंदवाड़ा जिले की भैंसदेही, सॉरी ये जो है वनीय अंचल जैसे कि छिंदवाड़ा बैतूल जिले में जो भैंसदेही है और चिचोली तहसील तथा जो हरदनी है वहां पे टिमरनी और खिड़किया तहसील तथा खंडवा की हरसूद बुरहानपुर जिले के ग्रामों में निवास करती है। मतलब जो हमारे मेन मेन डिस्ट्रिक्ट है साउथ के, उसके जो छोटे छोटे गांव है उनमें ये कोरकू जनजाति निवास करती है। मुख्यतः ये मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में निवास करती है और मध्य प्रदेश के अलावा ये महाराष्ट्र के अकोला, मेलघाट तथा गोशिका में भी अभी कोरकू जनजाति निवास करती है। देखो अब ये जो कोरकू जनजाति कहाँ कहाँ निवास कर रही है, देखो छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, ये सब कहाँ है, ये सब देखो, ये सब है हमारी कोरकू जनजाति का। ये जो हमने बताया, ये देखो बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, ये कहाँ है, ये हमारे साउथ का एरिया है। ठीक है, और इसके बाद नीचे क्या लगता है, हमारा महाराष्ट्र लगता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है कि जो कोरकू जनजाति है वो कहाँ है। कोरकू जनजाति हमें मिलती है हमारे मध्य प्रदेश के साउथ के एरिया में। ठीक है, और इसके अलावा वो कहाँ मिलती है हमको, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जो एरिया हमारे मध्य प्रदेश से लुका हुआ है, जैसे अकोला, मेलघाट तथा गोशिका, यहाँ पे भी कोरकू जनजाति पाई जाती है। बात करते हैं शारीरिक विशेषताओं की, तो कोरकुओं का रंग, जो कोरकू लोग होते हैं उनका रंग काला होता है। अब मान लो कि जो जनजाति है उसमें अभी तक बताया गया है जो कोरकुओं का रंग है वो काला है, आंखें काली है, नाक कुछ चपटी है, ओठ मोटे तथा चेहरा गोल है। इनका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट होता है, लेकिन ये होते बहुत हष्ट पुष्ट है। ठीक है, तो ये नहीं मैटर करता कि रंग कैसा है, बात ये है कि आखिर उनकी जो शारीरिक मतलब जो ये अपना हार्ड वर्क करते हैं, अपनी संस्कृति को किस तरह से बचा कर रखे हुए हैं, इनकी विशेष तरीके के जो रीति रिवाज है वो क्या है, ये मैटर करता है। हम शारीरिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं फॉर द जीके, बट मेन आपको ये याद रखना है कि आखिर ये घर कैसे बनाते थे, इनका रहन सहन कैसा था, खासकर इनके जो रीति रिवाज है ये किस तरह से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका रहन सहन कैसा है। तो कोरकुओं का पहनावा बहुत ही साधारण है। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर सूती, बंडी और कुर्ता तथा कमर में घुटनों तक सफेद धोती पहनते हैं। सिर पर 4-5 हाथ का अंगोछा या पगड़ी बांधते हैं। ये गले में चांदी या कांसे अथवा तांबे का छोटा ताबीज भी पहनते, मतलब पूछ रहे थे ताबीज कौन लोग पहनते, तो कोरकू लोग ताबीज पहनते हैं। बच्चे प्राय नग्न अवस्था में ही रहते हैं। कोरकू स्त्रियां रंग बिरंगे नीले, हरे, लाल और गुलाबी रंग के लुगड़े पहनना ज्यादा पसंद करती हैं।
ये अपने लिए रंग बिरंगी धोतियां साड़ियां पहनती हैं और लाल पीले हरे काले रंग के मोतियों से बने मंगों की माला व पोतमाला भी पहनती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सहरिया जनजाति की। तो सहरिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। अगर बात करें इनके रहने की एरिया की, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र विशेषकर गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड में निवास करती है। सहरिया जनजाति का घनत्व ग्वालियर संभाग में सबसे अधिक है। तो अगर पूछा जाए कि सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा ग्वालियर संभाग में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम ग्वालियर संभाग में क्या क्या आता है। तो ग्वालियर संभाग में आता है हमारा भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो ये कौन सा भिंड, मुरैना, श्योपुर हमारा चंबल संभाग है। बात करते हैं अगर हम ग्वालियर की, तो ग्वालियर में आता है ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और दतिया। ठीक है, ये हमारा हो गया अशोकनगर। ये हमारा ग्वालियर संभाग हो गया। तो मैक्सिमम ग्वालियर संभाग में निवास करते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सहरिया जो है वो कोलेरियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति है। फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है जंगल। क्योंकि यह लोग जंगलों में निवास करते थे, अतः इन्हें सहरिया कहा जाता है। एक अन्य प्रचलित धारणा के अनुसार सहरिया शब्द की उत्पत्ति सहर सहरिया से हुई थी, जिसका अर्थ होता है शेर के साथ होना। ठीक है, अब पता चल गया ये हमारा ग्वालियर संभाग है और ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर एंड गुना, ये ग्वालियर संभाग में सबसे ज्यादा हमारी सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके शारीरिक विशेषताओं की। तो ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, यही याद रखना है कि इसमें जो स्त्रियां होती हैं वो अपने शरीर पर गुदवाती हैं और स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अगरिया जनजाति की। तो अगरिया जो होती है विशेष उद्यम वाली बूंदों की जनजाति है। अगरिया क्या है? अगरिया जो है वो उपजाति है किसकी? गोंड की। ठीक है, अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल जिलों में निवास करती है। अगरिया लोगों का जो प्रमुख देवता होता है लोहासुर होता है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं? ये हमेशा क्या काम करते हैं? लोहे का काम करते हैं। तो इनके जो देवता है वो कौन है? लोहासुर है। लोहासुर है जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। यह अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। काली मुर्गी का भेंट कौन चढ़ाते हैं अपने देवता को? तो वो अगरिया लोग चढ़ाते हैं। माघ शीस महीने में दशहरे के दिन तथा फाल्गुन माह में लोहा गलाने में प्रयुक्त यंत्रों की पूजा की जाती है। इनका भोजन मोटे अनाज और सभी प्रकार के मांस है। ठीक है, ये सुअर का मांस भी विशिष्ट चाव से खाते हैं। इनमें गुदने गुदवाने का भी रिवाज है। विवाह में वधु शुल्क का भी प्रचलन है, मतलब वधु शुल्क मतलब वधु का दहेज जो देते हैं उसका भी प्रचलन है। वह किसी भी सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को संपन्न हो सकता है। समाज में विधवा विवाह को शुरू करती है। सोचो हमारे यहाँ विधवा विवाह कितनी देर बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन जो अगरिया जनजाति के लोग हैं उनमें विधवा पुनर्विवाह जो है वो उसकी स्वीकृति पहले ही दे दी गई थी। अगरिया जो है वो उड़द की दाल को बहुत ही पवित्र मानते हैं और विवाह में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। जिस तरह प्राचीन काल में यह असुर जनजाति कोलों के क्षेत्रों में लोहार का कार्य संपन्न करते रहे हैं, उसी भांति अगरिया गोंडों के क्षेत्र के आदिवासी लोहार हैं। ठीक है, तो जब बहुत प्राचीन काल था तो जो असुर जनजाति होती थी वो कोलों के क्षेत्रों में लोहार का कार्य करती थी। ठीक है, उसी तरह जो अगरिया गोंड है वो क्या करते हैं? गोंडों के क्षेत्र के आदिवासी लोहार होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि असुरों और अगरिया दोनों ही जनजातियों ने आर्यों के आने के पूर्व भी लोहा गलाने का राज जान लिया था। अगरिया जो है प्राचीन काल से ही लौह अयस्क को साफ कर लौह धातु का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोल जनजाति की। तो कोल मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी है। विंध्य मतलब जो हमारे साइड का वो बुंदेलखंड का एरिया है, तथा रीवा को अपनी रियासत बताते हैं। यह जनजाति रीवा, श्रीधार, शिवी, सतना, शहडोल, कटनी, जबलपुर में निवास करती है। कोल जनजाति का पूर्व मूल निवास रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है।
यह जनजाति मुंडारी अथवा कोल वर्ग की प्रमुख जनजाति है। यह ऑस्ट्रिच की जनजाति है। ऑस्ट्रिच क्या है, मतलब जब बहुत पुराने टाइम पे जो सबसे पहला जो मनुष्य था उसे ऑस्ट्रियोपिथेकस कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यह ऑस्ट्रिच की ही जनजाति है। ठीक है, ये देखिए रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, जबलपुर में निवास करती है। तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, रीवा, सीधी, सतना, उमरिया, शहडोल, कटनी, ये जो एरिया है यहाँ पे कौन निवास करता है, तो यहाँ पे निवास करती है हमारी कोल जनजाति। नेक्स्ट बात करते हैं पारधी जनजाति। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पाई जाती है। पारधी शब्द मराठा शब्द पारद का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है आखेट। अनुसूचित जनजातियों की शासकीय सूची में भी पारधी जनजाति के अंतर्गत बहेलियों को सम्मिलित किया गया है। बात करते हैं पारधी जनजाति की उपजातियों की। तो जो पारधी जनजाति की उपजातियां हैं वो क्या है, भील पारधी, जो पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से करती थी, इसलिए इसे भील पारधी कहते हैं। बंदूक मतलब यहाँ धनुष से है। तो ये जो भील पारधी है, इन्हें भील पारधी क्यों कहा गया, पारधी मतलब जो शिकार करती है, भील मतलब जो धनुष बाण चलाते, तो जो धनुष से शिकार करते हैं उनको कहा गया भील पारधी। दूसरा है चीता पारधी। तो चीता पारधी को पालने व प्रशिक्षित करने वाले पारधी चीता पारधी कहलाते हैं। मतलब जो चीता होता है उसको जो प्रशिक्षित करते थे, उसको जो पालते थे, उसे क्या कहा गया, उन्हें कहा गया चीता पारधी। ठीक है, परंतु यह लगभग 100 वर्ष पुरानी बात हो गई, अब तो चीता कोई पालता नहीं है। नेक्स्ट गोसाई पारधी। यह लोग गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करते थे तथा भगवा वस्त्र धारण करते थे, साधु जैसे दिखते थे और यह लोग हिरणों का शिकार करते थे। तो जो लोग गेरुआ रंग का और भगवा वस्त्र धारण करते थे, साधु जैसे दिखते थे तथा हिरणों का शिकार करते थे, उन्हें क्या कहा गया, गोसाई पारधी। अब नेक्स्ट था बंदर वाला पारधी। जो बंदर नचाने वाले पारधी होते थे उनको क्या कहा गया, बंदर वाला पारधी। नेक्स्ट है फांस पारधी। जो शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ते थे, जो शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ते थे उन्हें फांस पारधी कहा गया। टाकनकर और ताकिया पारधी, जो कि शिकारी और हाका लगाने वाले पारधी होते थे। सीसी का तेल वाले पारधी मीन्स पुराने समाज में मगर का तेल निकाल कर लाने वाले जो पारधी थे वो सीसी का तेल वाले पारधी कहलाते थे। ठीक है, तो मगर का तेल जो निकालते थे वो सीसी का तेल वाले पारधी। अब लंगोटी पारधी, ये वस्त्रों में केवल लंगोटी पहनते थे, इसलिए उन्हें लंगोटी पारधी कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं भारिया जनजाति की। तो भारिया जनजाति का विस्तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिले में हुआ। ठीक है, छिंदवाड़ा, सिवनी एंड मंडला जिले में हुआ। अगर बात करें इनके एरिया की, तो यह जो जनजाति अपेक्षाकृत बड़े भाग में फैली जनजाति का एक छोटा सा समूह है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान में फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर भारिया जनजाति का संबंध कीजिए तो वो पातालकोट से है। पातालकोट कहाँ है, ये छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है, तो पातालकोट स्थल को देखकर ही समझा जा सकता है कि यह वह स्थान है जहाँ समय रुका हुआ प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो शेष दुनिया से अलग थलग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें उनकी अपनी मान्यताएं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था है, जिसमें बाहर के लोग कभी कभार पहुंचते रहते हैं, किंतु उन्हें यहाँ के निवासियों से कुछ खास लेना देना नहीं है। पातालकोट का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला, यह नाम बाहरी दुनिया के लोगों ने छिंदवाड़ा के इस स्थान को दिया है, जिसके चारों ओर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं। इन वृत्ताकार पहाड़ियों ने मानो सचमुच एक दुर्ग का रूप ले लिया है। पातालकोट में 90% आबादी भारिया जनजाति की है तथा 10% दूसरे आदिवासी रहते हैं। ठीक है, तो जो छिंदवाड़ा है उसके उसका जो पातालकोट नामक जो एरिया है वहां पे 90% जो जनजाति है वो भारिया है, 10% अन्य जनजाति रहती है। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग रहते हैं पूरी दुनिया से अलग, अपनी अपनी मान्यताओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। ठीक है,
बात करते हैं पनका या पनिका जनजाति की। तो पनिका जनजाति देवगढ़ प्रजाति की जनजाति है। छोटा नागपुर में पनिका के नाम से जानी जाती है। पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की जनजाति है, मतलब छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में पनिका जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति के लोग कबीर पंथी होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कबीरहा कहा जाता है। इस जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के सीधी व शहडोल में पाए जाते हैं। और इससे क्या लगता है, हमारा सीजी का बॉर्डर लगता है शहडोल से, अनूपपुर से, तो इसलिए ये सीजी का जो भाग एमपी से कनेक्ट है वहां पे, और एमपी के इन दो जिलों में पाई जाती है पनिका जनजाति। ठीक है, तो ये देखो सीधी है, ये यहाँ है शहडोल और यहाँ से हमारा सीजी लगा है, तो यहाँ पे तो ये पनिका जनजाति पाई जाती है। साथ में ये जो एरिया सीजी का छत्तीसगढ़ का कवर होगा वहां भी पनिका जनजाति पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड, जिसमें हम बात करेंगे अभी तक जो भी हमने पढ़ा, तो मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड जो मुख्य तथ्य है जो हमें याद ही रखने हैं वो क्या है, तो वो है मध्य प्रदेश में लगभग 47 जनजाति का निवास स्थान है। मतलब टोटल जो मध्य प्रदेश में जनजातियां हैं वो 47 है। कोल जनजाति की जो पंचायत होती है उसको गोहिया कहा जाता है। अब आप बताओ कि जो हमारे भील है उनके रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। कोरवा जनजाति की जो पंचायत है उसको मयारी कहा जाता है। तो कोल जनजाति की पंचायत गोहिया तथा कोरवा जनजाति की पंचायत को मयारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या झाबुआ जिले में निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जो है झाबुआ जिले में निवास करती है तथा कुल जनसंख्या का 86% भाग जनजातियों का है। मध्य प्रदेश का जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। देश का जो पहला आदिवासी संचार केंद्र है वो झाबुआ में। गाइस यहाँ पे आप ठीक कर लेना, जो लिखा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या झाबुआ में है, यहाँ पे अलीराजपुर कर लेना। ये डेटा तब लिखा हुआ जब अलीराजपुर अलग नहीं होता। तो अगर अभी, हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो बात हो रही थी हमारे गोल्ड के लिए। ठीक है, तो अभी यही सही है। अगर एक बार मैं चेक कर लूंगी तो कमेंट बॉक्स में आपको अपडेट कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये झाबुआ और अलीराजपुर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं क्लियर करके आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। अब नेक्स्ट है, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र जो है वो झाबुआ में स्थित है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों पर शोध हेतु इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है। तीनों के मकान को कू के नाम से जाना जाता है, को नहीं है वो कू है। कू के नाम से किसके मकान को जाना जाता है, तो भीलों के नाम को, भीलों के मकान को, और इस स्थान को क्या कहा जाता है, पालिया कहा जाता है। सहरिया, बैगा व भारिया मध्य प्रदेश की जो है वो पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जो ज्यादातर जो जनसंख्या भी ट्राइब्स की वो इस एरिया में, ये साउथ के एरिया में। इसके बाद ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ये झाबुआ, धार, खरगोन, और इधर से मतलब जो मध्य प्रदेश के जो दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ बॉर्डर है वहां पे सबसे ज्यादा हमारी ट्राइब्स जो है वो निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन होता है खत्म। तो थैंक यू guys for watching this video. Please like and subscribe our channel.